बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कीमत समझते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसमें पूरे बिहार की खबरों को देखिए सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश सरकार से सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री और सरकार ने सालों में इतनी नौकरियां क्यों नहीं दी है, जातिगत गणना क्यों नहीं कराई है, आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में देश में प्रथम बार यानी कि पहली बार बिहार में जातिगत आधारित गणना तथा उसके आंकड़े प्रकाशित कराने के साथ साथ जातिगत गणना के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% कर दिया है। जब भाजपा और एनडीए के लोगों ने दलितों, पिछड़ों और फिर आदिवासियों के लिए आरक्षित 65% आरक्षण सीमा को रुकवा दिया है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के अब 7 शहरों में दिल्ली, मुंबई की तरह आलीशान फ्लैट बनाए जाएंगे। इसको लेकर के नीतीश सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। यह खबर के अनुसार पहले चरण में पटना समेत बिहार के 7 शहरों में आवास बोर्ड की जमीन पर गरीबों के लिए बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसके लिए राजधानी पटना में जमीन चिन्हित कर ली गई है, जबकि अन्य शहरों में जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी जैसे शहरों में आवास बोर्ड की जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनाए जाएंगे। यह इस आवास का निर्माण पीपीपी के अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत किया जाएगा। दरअसल देश के कई बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता आदि शहरों में बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाते हैं, जहां अब पटना समेत बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी जैसे शहरों में भी ये फ्लैट आवास बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक सीमेंट कारखाना लगाने वाली है। इसके लिए अडानी ग्रुप ने बिहार सरकार को प्रस्ताव दिए हैं। खबर के अनुसार नवादा में सीमेंट कारखाने के शिलान्यास के बाद अडानी ग्रुप ने बिहार सरकार के पास एक और सीमेंट कारखाने का प्रस्ताव भेजा है। जैसे ही सरकार से इसकी स्वीकृति मिलेगी उसके बाद तुरंत मुजफ्फरपुर में भी एक सीमेंट कारखाना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि अडानी ग्रुप उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश कराना चाहती है। यह सरकार अडानी ग्रुप के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल शनिवार को नवादा में सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अडानी ग्रुप के एमडी प्रणब अडानी को धन्यवाद देते हुए बिहार सरकार की तरफ से हर काम में भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया है। दोस्तों बिहार में पुल से जुड़ी हुई एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। ग्रामीण कार्य विभाग के इस कारनामों से इलाके के लोग हैरान हैं। दरअसल बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग का कारनामा देख करके ग्रामीण दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं, जब विभाग ने लाखों रुपए खर्च करके नदी की जगह पुल का निर्माण बीच खेत में ही कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कहीं भी अगर पुल बनता है तो वह नदी में पुल बनाया जाता है लोगों को आने जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि विभाग द्वारा खेत में ही पुल बना दिया गया है। जी हाँ, ग्रामीणों के माने तो लाखों रुपए की लागत से बने इस पुल की कोई भी जरूरत नहीं थी। पुल का निर्माण नदी पर होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह खेत के बीचों बीच पुल बना दिया है, जो कि शोभा की वस्तु बनकर के रह गई है। यही मामला बिहार के अररिया से सामने आया है, जहां अररिया के रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत परमानंदपुर शर्त संख्या 6 का है, जहां पर ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पुल का निर्माण खेत में ही करवा दिया गया, जबकि वहां पर कोई जरूरत नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 6 महीने पहले पुल का निर्माण कराया गया था, जो कि निजी जमीन पर बनवाया गया था, प्राइवेट जमीन पर। जिस जगह पर पुल बना है वहां पर नदी ही नहीं है, बल्कि नदी उससे काफी कोसों दूर है। यह ग्रामीणों ने कहा है कि कुछ बिचौलियों की मिली भगत से उस स्थान पर पुल बना दिया है और उसे सड़क से भी नहीं जोड़ा है और न ही अप्रोच का निर्माण करवाया गया है, जिससे पुल किसी भी काम का नहीं है। एक ग्रामीण ने कहा कि पुल जहां बना है उसके बाद ग्रामीणों की लगभग 500 एकड़ जमीन है। अगर सही ढंग से पुल का निर्माण होता तो फिर ग्रामीण खेतों तक आसानी से पहुंच सकते थे। दोस्तों बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह अपने ही संसदीय क्षेत्र में फंस गए हैं। हालात ये हो गई है कि मोदी के मंत्री को अपनी गाड़ी छोड़ करके बाइक से निकलना पड़ा। दरअसल जिले में सांसद गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को घेर लिया और फिर सड़क पर जम करके ड्रामा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेगूसराय में एएनएम कर्मी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रविवार को गिरिराज सिंह डाक बंगला रोड के पास एक शिलान्यास
शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान कैंटीन चौक के पास केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घेराव की कोशिश की गई, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का काफिला नहीं रुका तब दर्जनों एएनएम गर्ल्स स्कूल पहुंच गई और जब केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम खत्म हो गया तब उनकी गाड़ी को उन्होंने सड़क पर घेर लिया। यह संविदा पर बहाल ये स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर केंद्रीय मंत्री को अपनी 12 सूत्री मांगों से अवगत करा रही थी। आपको बता दें कि पिछले 22 जुलाई से बिहार चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले दर्जनों एएनएम कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। अब प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपना मांग पत्र सौंपने की कोशिश की तो फिर वे अपनी गाड़ी छोड़ करके बाइक से चले गए। हंगामा के बीच आधे घंटे बाद पुलिस ने किसी तरह आक्रोश भीड़ से मंत्री वाहन को छुड़वाया। दोस्तों, झारखंड में हो रही बारिश और फिर वहां की नदियों का जलस्तर बढ़ने का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जब गया में 2 नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मुहाने नदी और निरंजना नदी उफान पर आ गई है। बोधगया प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे उन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से भंग हो गया है। जानकारी के मुताबिक बसाड़ी पंचायत के घुड़सिया और फिर बतसपुर में सड़क के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। जय इतना ही नहीं, घुघड़िया स्थित बालू टोला में लगभग 100 महादलित परिवार गुजर बसर कर रहे थे, जिनका इस बाढ़ में आशियाना बह गया। जब घुघड़िया के ग्रामीणों ने बताया है कि हम लोगों के घर के साथ साथ मवेशी भी बह गए हैं। वहीं पर नदी के पानी में राशन और फिर बर्तन भी बह गए हैं। जब ग्रामीणों ने बताया है कि हम लोग चारों तरफ से बाढ़ के पानी में घिर गए हैं और छोटे छोटे बच्चों और फिर महिलाओं को काफी समस्या हो रही है। चुपके से आकर मेरे दिल में उतर जाते हो, चुपके से आकर मेरे दिल में उतर जाते हो, सांसों में खुशबू बनकर कि यूं बिखर जाते हो। कुछ ऐसा चला है तेरे इश्क का जादू मुझ पर कि चारों तरफ बस तुम ही तुम नजर आते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शायरी क्यों हो रही है, शेरो शायरी। तो दरअसल बात यह है कि यहाँ पर एक प्यार मोहब्बत वाली खबर सामने आई है। कहते हैं ना कि ना उम्र की सीमा हो ना हो जन्म का बंधन, जब प्यार हो जाए तो देखे केवल मन। शायद यही कारण है कि कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है और बहरा। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें 2 बच्चों की मां को दूसरे प्रेमी से प्यार हो गया, जबकि पहले पति से 15 साल का एक बेटा और फिर 14 साल की एक बेटी भी है। जब बेटी की शादी की तैयारी में जुटी है, लेकिन बेटी की शादी के पहले वे अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि 16 साल पहले फुल कुमारी ने प्रिय रंजन से प्रेम विवाह किया था। दोनों पारिवारिक जीवन में खुश थे। इस बीच एक बेटा और एक बेटी हुई, जिसके बाद जिम्मेवारी बढ़ गई और फिर पति प्रिय रंजन मुंबई जाकर के काम करने लगा। वहीं पर पति के प्रदेश जाते ही शादीशुदा महिला को अपने से काफी कम उम्र के लड़के पर चाहत बढ़ गई। पहले प्यार हुआ, फिर महिला पति की आंखों में धूल झोंक करके प्रेमी से नाजायज संबंध बनाने लगी। जब इसकी जानकारी पति को हुई तो उसने पत्नी को डांट फटकार भी लगाई। इसके बावजूद भी पत्नी से दूरी नहीं बनी। इसके बावजूद भी पत्नी की प्रेमी से दूरी नहीं बनी। शादी के 16 साल बाद 7 जन्मों के रिश्ते को ताक पर रखते हुए अपने 2 बच्चों को छोड़ करके महिला प्रेमी संग फरार हो गई है। इसके साथ बेटी की शादी के लिए रखे हुए पैसे पर भी हाथ साफ कर दिया है, जिससे परेशान पति ने थाने में बरामदगी को लेकर के आवेदन दिया है। पुलिस के दबिश पर महिला थाना पर पहुंची और फिर पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेमी संग रहने की इच्छा जाहिर की। फुल कुमारी ने पुलिस को बताया है कि हमारी शादी 16 साल पहले लव मैरिज हुई थी। एक बेटा एक बेटी हुई, जिसमें लड़का 15 साल का और वहीं पर लड़की 14 साल की। लेकिन पिछले 4 साल से पति प्रिय रंजन लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था। इस बीच मोबाइल से उसे एक नए प्रेमी से प्यार हो गया। पिछले 4 साल से मेरी देखभाल प्रेमी ही कर रहा था। जब उससे शादी भी कर चुकी हूँ, उसी के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं कोई पैसे लेकर के नहीं भागी हूँ। मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। महिला ने पति के साथ जाने से अब इनकार कर दिया है। दोस्तों बात करेंगे सेहत की, तो बात करते हैं कि सब्जियों का सेवन इंसान के हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कई तरीके के ऐसे विटामिन और फिर मिनरल्स होते हैं जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाते हैं। इससे कई तरीके की परेशानियां दूर हो जाती है और फिर इंसान का शरीर ऊर्जावान रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम अभी सब्जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अभी हम आपको दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कई फायदे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटोला। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कंटोला की सब्जी कई तरह के विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, सोडियम की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। वहीं पर इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B9, B12, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D और मैग्नीशियम, विटामिन H, विटामिन K, कॉपर की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो कि शरीर को स्वस्थ और फिर ऊर्जावान बनाती है। इसलिए इस सब्जी को ताकतवर सब्जी माना जाता है। वहीं पर इस सब्जी के फायदे के बारे में अगर बात किया जाए
तो ये सिर दर्द, खांसी, नाक का दर्द को दूर करता है। ये झड़ते बालों और फिर पेट के इन्फेक्शन में काफी राहत देता है। ये बवासीर और पीलिया जैसे रोग को भी दूर भगाता है। ये डायबिटीज को दूर करता है और फिर तथा शरीर के शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं। ये ब्लड प्रेशर और फिर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है तो वह अपनी मेहनत की एक बड़ी कमाई उसमें लगा देता है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले लोगों को कुछ कागजात देखना चाहिए ताकि उसके साथ किसी तरीके की कोई भी धोखाधड़ी ना हो। जहाँ आपको बता दूं कि अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो आप कई तरह के कागजात को जांच कर सकते हैं पहले। तो उसमें से है टाइटल डीड। जब कोई भी जमीन खरीदे तो फिर उसके टाइटल डीड अवश्य देखें। इससे पता चल जाएगा कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं वह जमीन का सही मालिक, उस जमीन का सही मालिक कौन है। याद रखें कि एक जमीन का एक से अधिक मालिक भी हो सकता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर है लोन पेपर। जमीन खरीदने से पहले ये जान लें कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी तरीके का लोन तो नहीं चल रहा है। इसके मालिक से लोन पेपर्स की मांग जरूर करें। उसके बाद टैक्स रसीद। जमीन खरीदने से पहले टैक्स रसीद को अवश्य देखें। इससे पता चल जाएगा कि जमीन का रसीद किसके नाम से कट रहा है तथा जमीन पर कोई टैक्स तो नहीं है। वहीं पर अनापत्ति प्रमाण पत्र। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है ताकि बाद में आपको किसी तरीके का कोई भी परेशानी ना हो। वहीं पर जमीन खरीदने से पहले लिंक डॉक्यूमेंट चेक करें। जी हाँ, यानी कि प्रॉपर्टी अब तक कितनी बार खरीदी और बेची गई है वो देखें। यह आपको पुरानी रजिस्ट्री से पता चल जाएगा। वहीं पर जमीन खरीदने से पहले ये पता करें कि जो जमीन हम खरीद रहे हैं वह जमीन रेसिडेंशियल परमिशन के लिए है या नहीं, यानी कि घर बनाने का वहां पर परमिशन है या नहीं, तभी आप जमीन को खरीदें। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किसानों को घर बैठे फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में किसानों को अब घर बैठे बिजली का कनेक्शन देने के लिए बिजली कंपनी के द्वारा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए हर पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे और किसानों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, वे फ्री में। आपको बता दो कि बिहार के 4,80,000 किसानों के पास अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिससे किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए परेशानी होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए बिजली कंपनी के द्वारा फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। इसको लेकर के बिहार में भी राजनीतिक चर्चाएं तेज है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अपनी अपनी राय है। जदयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि इस बिल की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में बिहार एक मॉडल बना है। वहीं पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार की निगाह कहीं और निशाना कहीं और है। नीरज कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भू राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और फिर जिला के अंदर डीएम को वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा और फिर संरक्षण की अधिकार दिया है। सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर 100 करोड़ रुपए उसके विकास के लिए दिया है। इस राशि से पुस्तकालय और फिर मल्टीपर्पज हॉल बनना है। दोस्तों, बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नित्यानंद राय ने कहा है कि विकास का ढोंग रचने वाला विपक्ष जंगल राज लाना चाहता है। जब कांग्रेस ने आपातकाल लागू किया था, राजद आज इसी कांग्रेस की गोद में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार की तरफ से केंद्र को आभार देते हैं कि बजट में बिहार की चिंता की गई है। बिहार का विकास अब तेजी से हो रहा है। जब पहले भी बिहार का विकास हो रहा था, वहीं पर बढ़े हुए आरक्षण पर तेजस्वी यादव के आरोपों पर संजय जायसवाल ने कहा है कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। वे बताएं कि उन्होंने कब आरक्षण दिया। 65% आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर सुनवाई होनी है। दोस्तों, बिहार में अपराधी और लुटेरे किस्म के लोगों का तांडव किस कदर बढ़ गया है, जिसको इस बात के जरिए बखूबी समझा जा सकता है कि अब इनके चपेट में आम वर्ग तो दूर, खुद सत्ता में काबिज पार्टी के विधायक भी आ रहे हैं। अब एक ताजा मामला भाजपा विधायक राजू सिंह से जुड़ा हुआ है। भाजपा विधायक के पेट्रोल पंप से लाखों की लूट हुई है। इतना ही नहीं, ये लुटेरे अपने साथ CCTV का DVR भी ले गए हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर में ग्राहक बनकर के पहुंचे अपराधियों ने बीजेपी विधायक राजू सिंह के पेट्रोल पंप पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। NH 27 पर OP क्षेत्र के पखना स्थित सिंह रामेश्वर SP पेट्रोल पंप से पिस्तल के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने 2.25 लाख रुपए लूट लिए हैं। ये पेट्रोल पंप साहिबगंज के विधायक राजू सिंह का है। वहीं पर घटना की सूचना मिलने पर पानापुर OP पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंची और फिर घटना की जानकारी ली है।
वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी के घर में घुसकर के उसकी जान ले ली गई थी। जब पिता के श्राद्ध कर्म के बाद मुकेश सहनी पटना पहुंचे थे, जहां पर चिराग पासवान ने मुकेश सहनी से मिल करके इस घटना पर दुख जताया है और संवेदना प्रकट की है। मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि जब ये घटना हुई तब से मुकेश सहनी गाँव में थे, आज आए तो फिर उनसे मुलाकात की है। हालांकि फ़ोन पर उनसे लगातार बातचीत हो रही थी। उन्होंने खुद अपने पिता को खोया है, तो फिर मैं जानता हूं कि ऐसे में आपकी मानसिक स्थिति क्या रहती है। ऐसे में कोई भी शब्द आपके मन को शांत नहीं कर सकता। वैसे में घटना इतनी हृदय विदारक हो जाए पर इस तरीके की लोगों की जान ली गई हो, ऐसे में इस बात को सीने से उतार पाना बहुत कठिन होता है। चिराग पासवान ने कहा है कि आज उनसे मिलकर के गले लगा, सिर्फ अपनी तरफ से संवेदना देने का प्रयास किया। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और फिर परिवार को हिम्मत दे, ये प्रार्थना करते हैं। जब चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, ये चिंता का विषय है। इस घटना में तुरंत गिरफ्तारी हुई। उम्मीद करते हैं कि घटना होने के बाद जो अलर्ट हुआ है, आगे से कोई भी घटना नहीं घटे, इसके लिए तत्परता से काम करने की जरूरत है। परिवार का सदस्य बनकर के आज उनसे मुलाकात करने आया हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला इंस्पेक्टर सरकारी क्वार्टर के कमरे में थानेदार के साथ पकड़ी गई है। जी हाँ, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं कि महिला इंस्पेक्टर थानेदार के साथ कमरे में मौजूद थी। तभी थानेदार की पत्नी अपने बेटे और परिजनों के साथ वहां पर पहुंच गई और दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा। इसके बाद जो ड्रामा हुआ उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। दरअसल पूरा मामला रकाबगंज थाना परिसर का है, जहाँ पर स्थित सरकारी आवास में महिला इंस्पेक्टर मुजफ्फरनगर में तैनात थानेदार के साथ पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि रकाबगंज थाने में तैनात शैली राणा का सरकारी आवास थाना परिसर में ही है। जब शैली राणा अपने आवास में अकेले रहती है। जब शनिवार की शाम दो महिलाओं के साथ कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और सीधे शैली राणा के आवास पर पहुंच गए। दोनों महिलाएं युवक सरकारी आवास के कमरे में पहुंच गए और महिला इंस्पेक्टर को थानेदार के साथ धर दबोचा। दोनों को कमरे से खींच करके बाहर निकाला और फिर युवकों ने पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जैसे कि आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। थानेदार और महिला इंस्पेक्टर के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। थानेदार की पत्नी को पति के चरित्र पर पहले से ही शक था। थानेदार ने पत्नी से प्रयागराज जाने की बात कहकर के घर से निकला था और प्रयागराज जाने के बजाय वह आगरा पहुंच गया। शक होने पर थानेदार की पत्नी भी अपने 3 बेटों के साथ आगरा पहुंच गई और दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा। दोस्तों, डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है। उनके हाथों में लोगों का जीवन बचाने की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई डॉक्टर अपने दायित्व से चूक जाए तो फिर मरीज की जान भी जा सकती है, जिसके कारण डॉक्टर अपने काम में किसी तरह की कमी ना लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर यही डॉक्टर लोगों के इलाज कराने की जगह नशे में टुन मिले तो। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला बिहार के बक्सर से सामने आया है, जहाँ पर एक डॉक्टर लोगों के इलाज करने के बजाय नशे में धूत जमीन पर पड़े हुए मिले हैं। यही नहीं, हालात इतनी बिगड़ गई कि नशे में धूत डॉक्टर को उठा करके पुलिस को अपने साथ ले जाना पड़ा। जब पूरा मामला जिले के डुमरा अनुमंडल के रघुनाथपुर सीएचसी का है। यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अमित कुमार शराब के नशे में धूत थे। जब वहीं पर नशे में धूत डॉक्टर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोपाल कृष्ण पर फर्जी अटेंडेंस बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। जब सीएचसी प्रभारी जब नहीं माने तो फिर शराबी डॉक्टर मारपीट पर उतर गए। इसी दौरान अस्पताल के कर्मी ने इसकी सूचना ब्रह्मपुर थाने को दी। या अस्पताल पहुंची पुलिस ने नशे में टुन जमीन पर पड़े डॉक्टरों की जब मेडिकल जांच कराई गई तो फिर 73% अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस शराबी डॉक्टर को घसीटते हुए उठा करके थाने ले गई। दोस्तों, भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भोजपुरी जन जागरण अभियान द्वारा 22वां धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित की जाएगी आज। इसके माध्यम से संगठन से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल करने की मांग की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि भोजपुरी भाषा पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोगों द्वारा 30 देशों में बोला जाता है। 30 देशों में इस भाषा का साहित्य और फिर सिनेमा निरंतर अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके बावजूद भी इस भाषा को संविधान में अब तक जगह नहीं मिलना भोजपुरिया लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार है। आपको बता दूं कि भोजपुरी भाषा के सैद्धांतिक दर्जा की मांग 1969 से चली आ रही है। देश के कई संगठनों ने समय समय पर दिल्ली के जंतर मंतर सहित राज्य एवं जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन समेत पत्राचार के माध्यम से विभिन्न सरकारों से मांग करती आई है, लेकिन सभी मांग को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
दोस्तों, बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बिहार के गया जिला का है, जहां पर दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने 14 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पर अपराधियों ने मैनेजर को सरेआम गोली मार दी। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दरअसल पूरा मामला बिहार के गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के नया बाजार स्थित होटल वेलकम की है, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर एयरटेल कंपनी के कार्यालय में दिन दहाड़े घुस करके हथियार के बल पर 14 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पर घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गया। दोस्तों, बिहार में किसानों को अब घर बैठे बिजली का कनेक्शन मिलेगा, जब बिजली कंपनी इसके लिए जल्द ही अभियान चलाने जा रही है। तो आपको बता दूं कि बिहार के 4,80,000 किसानों के पास अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी किसानों के दरवाजे पर जाएगी। इसके तहत कंपनी की ओर से गाँव से लेकर के पंचायतों में विशेष शिविर लगाया जाएगा, जहाँ राज्य सरकार का निश्चय है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि बिजली कंपनी ने किसानों को फ्री में बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना 2023 लॉन्च किया है, जहाँ निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए कंपनी ने 2127 करोड़ का प्रावधान किया है। जब कनेक्शन के समय किसानों को वेलकम आवश्यक कागजात ही देने होंगे। कनेक्शन के समय किसानों को केवल आवश्यक कागजात ही देने होंगे। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार भर में यात्रा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले अपनी गति बनाए रखने के लिए यात्रा को कई चरणों में बांटा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में विपक्षी सरकार पर कई मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में ये मुद्दा भी गर्म रहा था कि नीतीश कुमार केंद्र में एनडीए सरकार होने के बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। आरजेडी आरोप लगा रही है कि नीतीश ने एनडीए को इसी शर्त पर समर्थन दिया था, अब बीजेपी ने उनको ठेंगा दिखा दिया है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है, जिस पर आरजेडी नीतीश कुमार को घेर रही है। राज्य सरकार की नौकरियों और फिर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा इस आदेश को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अब आरजेडी आरोप लगा रही है कि वे केंद्र सरकार से बह करके कोटा वृद्धि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करा रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा राज्य में कानून व्यवस्था का है। यह आरजेडी राज्य में यानी कि बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा लगातार उठा रही है। इसके अलावा युवाओं की बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां आदि के मुद्दे पर भी प्रमुख है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव की यात्रा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, कोटा वृद्धि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना, युवाओं को रोजगार देना, कानून व्यवस्था सुधारना जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने बताया है कि तेजस्वी जी की यात्रा के दौरान वे बिहार से संबंधित कई मुद्दे पर बात करेंगे, जिसमें केंद्र द्वारा बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से इनकार करना, नीतीश कुमार द्वारा बिहार सरकार के कोटा वृद्धि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में विफल रहना और फिर राज्य में कानून व्यवस्था की गिरावट शामिल है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में रहने वाले वैसे परिवार जिनकी इनकम 6,000 से भी कम है, उन लोगों को बिजनेस के लिए सरकार के द्वारा 2-2 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 3 किस्तों में ये पैसा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें पहली किस्त मिल चुकी है। उद्योग विभाग अब इन्हें ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है। 3-4 दिनों के प्रशिक्षण के बाद इन्हें दूसरी किस्त दी जाएगी। आपको बता दो कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी को 2 लाख रुपए की सहायता 3 किस्तों में मिलनी है, जिसमें पहली किस्त के तहत 25% की राशि दी गई है। अब दूसरी किस्त के तहत 50% की राशि देने के आदेश दिए गए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन लाभार्थियों को 50% की राशि मिलेगी और बाद में बचे हुए 25% की राशि मिलेगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत पैसे मिलेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव के बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर के उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध किया है। जी आपको बता दें कि राज्य को यानी कि बिहार को 15% आरक्षण के एक हिस्से के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप समूह बनाने की अनुमति दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि वे जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। हालांकि उनका यह भी मानना है कि इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एससी आरक्षण के क्रीमी लेयर को अनुमति नहीं दी जा सकती है। एससी कोटे में उप समूह को अनुमति देने
देने से सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्ग के उत्थान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जो छुआछूत की प्रथा का शिकार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने बिना विस्तार से बताया कहा कि मुझे लगता है कि हमें जाति जनगणना करानी चाहिए, लेकिन इसके निष्क्रियों को यानी कि इसके जो डेटा है वो सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए कि किसके जाति की कितनी हिस्सेदारी है या कितनी संख्या है, वो जारी नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार और फिर जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में लगे हैं। प्रशांत किशोर ठीक 2 महीने बाद 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। हाल ही में एक जनसभा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग पिछले 5 सालों से नरक की जिंदगी जी रहे हैं, रोज रोते हैं, नाली गली और सड़क नहीं है, इसलिए अगली बार जब वोट देने जाएं तो वोट जिसको मन है उनको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग कहते हैं कि भैया सड़क, खाने को अनाज और बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वोट देते समय फिर वही चोर व बदमाश भ्रष्ट नेता जाति के नाम पर वोट दे देंगे। उन्होंने कहा कि आप तो सुधरने से रहे, इसलिए आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं कि आप जिस किसी को भी अगली बार वोट देने जाएं, लेकिन एक बार जीवन में मेरी सलाह जरूर मानिए, इसीलिए जब भी वोट देने जाए उस समय स्वार्थी बन जाए। प्रशांत किशोर ने आगे जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपना और फिर अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगर आपसे कोई ये कहता है कि अपने जाति वाले उम्मीदवार को वोट दो, उस दौरान कोई कहेगा कि लालू को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हराना है इसलिए वोट दो, लेकिन आप अपना वोट देने के समय स्वार्थ बन जाओ। पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बच्चे की चिंता क्यों होती है, अगर सीखना है तो फिर एक बार लालू यादव से सीखिए। पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर तीखा तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर सीखना है तो एक बार लालू यादव से सीखिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मैं उनकी शिकायत करता हूं, मैं उनकी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ कर रहा हूं कि वे बहुत अच्छे पिता हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव भले ही अच्छे नेता या फिर शासक नहीं बन पाए, लेकिन वे अच्छे पिता हैं। क्योंकि वे अपने 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके IAA, BA, MA, ग्रेजुएशन सब फाइनल करने के बाद भी आपका बेटा चपरासी भी नहीं बन पाता है, और वहाँ पर लालू यादव अपने बेटे 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पूरा बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की कीमतों का प्रत्याशी रूप से पिछले महीने 20 से 25% तक बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते आम लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी हुई है। लेकिन समस्या का समाधान BSNL लेकर के आ गया है। जी हाँ, केंद्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL 5G पर पहले कॉल का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने बताया है कि BSNL बहुत जल्दी 4G और 5G की सर्विस को लॉन्च करने के लिए तेजी से कार्यरत है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने वीडियो कॉल के द्वारा 5G के अनुभव को देश के लोगों के साथ शेयर किया है। वोडाफोन की तरह टैरिफ प्लान नंबर रखने के बाद देश के करोड़ों लोग इन कंपनियों को छोड़ करके BSNL की तरफ चले गए हैं। जब BSNL अभी 3G पर चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में 4G छोड़िए आप 5G का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दूं कि एक एजेंसी ने बताया है कि कंपनियों की टैरिफ प्लान का रेट बढ़ाने की वजह से BSNL में आए नए भुगतान की संख्या 27 करोड़ हो गई है। दोस्तों, बिहार में तेज हवा और फिर बारिश होने के बाद लोगों को राहत मिली है। आपको बता दूं कि देश में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। इस बीच बिहार के ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार के किशनगंज, अररिया, बक्सर, कैमूर, पूर्णिया जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दूं कि बिहार के मौसम विभाग के मुताबिक भोजपुर, औरंगाबाद, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अरवल और कटिहार जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जहां मौसम विभाग के अनुसार 7 अगस्त तक बिहार के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश को लेकर के चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इस दौरान वज्रपात गिरने की भी आसार हैं। जब मौसम विभाग ने 5 और 6 अगस्त को विभाग के पश्चिमी चंपारण सहित सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और कटिहार में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान अगले 5 दिनों तक बिहार के ज्यादातर इलाकों में तापमान में कोई भी खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, बिहार में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। जी हां, बिहार में डेंगू की मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा 5 डेंगू मरीज पटना जिले में पाए गए हैं, जबकि 1 मरीज गया और 1 मरीज जमुई जिले में पाए गए हैं। डेंगू के क्रॉस नोटिफिकेशन के तहत एक अन्य मरीजों की भी पहचान डेंगू पीड़ित के रूप में हुई है। इसके साथ ही बिहार में जनवरी से अब तक कुल 315 डेंगू के मरीज पाए जा चुके हैं। बिहार में पाए गए अब तक के डेंगू मरीजों की पटना जिले में सबसे ज्यादा 106 मरीज पाए गए हैं, जबकि इसके अलावा गया जिले में 30, मुजफ्फरपुर जिले
जिले में 22, सीवान जिले में 11 और मधुबनी जिले में 10 डेंगू मरीज पाए गए हैं। बचे हुए अन्य जिलों में डेंगू के मरीजों की संख्या 10 से कम पाई गई है। दोस्तों, बिहार और झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल बात यह है कि बिहार और झारखंड में एक और वंदे भारत सौगात मिलने वाली है। जहां बिहार और झारखंड के लोगों को एक और वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। टाटानगर से पटना के लिए जल्द ही वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। रेल मंत्रालय ने इसका रूट भी तय कर लिया है। इस ट्रेन का परिचालन गया कोडरमा के रास्ते होगा। इस रूट से टाटानगर से पटना का सफर कम समय में तय होगा। यह सफर 11 घंटे की जगह सिर्फ 7 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। ये पहली ट्रेन होगी जो टाटानगर और पटना के बीच गोमो, कोडरमा, गया, जहानाबाद के रास्ते चलेगी। दोस्तों, बिहार की बेतिया में प्रार्थना सभा का आयोजन करके धर्म परिवर्तन का खेल करने का मामला सामने आया है। आपको बता दो कि इसके बाद इलाके में खलबली मची हुई है। मामला बगहा पुलिस के मधुबनी प्रखंड का है, जहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। आज आयोजित प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन का खेल होता है। धर्म परिवर्तन को लेकर के लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर के लोगों ने डीएम और स्थानीय थाने में आवेदन देकर के इस कार्यक्रम को रोकने की अपील की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रार्थना सभा का आयोजन गुरुवार, शनिवार और रविवार को किया जाता है। इसमें 15,000 से 25,000 तक की भीड़ उमड़ती है। प्रार्थना सभा के प्रमुख उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाते हैं और ये प्रमुख धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन धर्म अपनाने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, बिहार में लूट की एक बड़ी घटनाएं सामने आई है। आपको बता दूं कि शनिवार को गया और समस्तीपुर में लूट की 2 वारदातों के विरोध करने पर लुटेरे की फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए होने की सूचना है। गया में लुटेरों को पकड़ लिया गया है, लेकिन समस्तीपुर में पुलिस अभी भी लुटेरे की तलाश में है। गया में वारदात के वक्त काफी लोग जमा थे, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं आगे बढ़ाया। वहीं पर समस्तीपुर में पुलिस अब तक लुटेरों का पता नहीं लगा पाई है। आपको बता दूं कि गया जिले के शेरघाटी में शनिवार को अपराधियों ने एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मी को कट्टा से मार करके 14 लाख रुपए लूट लिए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने चौकसी दिखाई और फिर डोभी के पास से 2 अपराधियों को लूटे गए रुपए के साथ दबोच लिया गया है। दोस्तों, बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब डाक विभाग उन्हें पैसे देगा। जहां उन्हें ये पैसे दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत दी जाएगी। इसका फायदा कक्षा 6 से लेकर के क्लास 9 के बच्चे उठा सकते हैं। डाक विभाग की ओर से इसके लिए मेधा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा में पास करने वाले छात्रों को 1 साल तक 500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति के तौर पर मिलेगा। डाक विभाग की ओर से ये बताया गया है कि मेधा परीक्षा में सभी स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इसमें सरकारी के साथ निजी स्कूल के छात्र भी शामिल हो सकेंगे। डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरू की है। इसके तहत कक्षा 6 से 9वीं तक के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। परीक्षा में भाग लेने के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं को फॉर्म भरना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। इसके बाद 30 सितंबर को मेधा जांच के लिए परीक्षा होगी। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण कोटे में कोटा और फिर इसमें क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले का विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी आरजेडी का लगातार ये मत रहा है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार जब आर्थिक है ही नहीं, तो इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों लाया जा रहा है। ये निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना और फिर पुनः पैक्ट के खिलाफ है। आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि युगों युगों से समाज में व्याप्त सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक पिछड़ापन है। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और फिर अखिलेश यादव जब मंदिर जाते हैं तो कथित जन्म से श्रेष्ठ स्वयंभू लोग मंदिर तक को गंगा जल से धोते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुट्ठी भर लोग देश के करोड़ों दलितों आदिवासियों के भाग्य विधाता नहीं बन सकते हैं। देश के दलित, आदिवासी और फिर वैधानिक दर्जा प्राप्त अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अपना भला बुरा सोचने के लिए सक्षम है। सरकार उन पर अपना निर्णय थोपने का प्रयास न करे। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार अविलंब यानी कि तुरंत अध्यादेश लाकर के वर्गीकरण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करे, नहीं तो फिर दलित आदिवासी भाई बहनों के साथ सड़क पर संघर्ष होगा। दोस्तों, बिहार के हाजीपुर से एक स्कूल के टीचर और महिला टीचर द्वारा इश्क लड़ाने का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल के टीचर और महिला टीचर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। अक्सर दोनों टीचर स्कूल में मौके का फायदा उठा करके इश्क लड़ाते थे। जब दोनों शिक्षक स्कूल में एक बंद कमरे में इश्क लड़ा रहे थे, जब इसकी सूचना लोगों ने शिक्षक की पत्नी को दे दी। मौके पर पहुंची पत्नी ने पति को पीटने के साथ ही महिला शिक्षक को भी पीटा है। जानकारी के अनुसार मामला हाजीपुर के मध्य विद्यालय नयागंज का है, जब दोनों एक साथ इस स्कूल
स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, जहाँ दोनों के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अक्सर दोनों स्कूल में मौके का फायदा उठा करके एक दूसरे से इश्क लड़ाते थे, लेकिन इसकी भनक मास्टर जी की पत्नी को लगने के बाद वह गाँव के कुछ लोगों को स्कूल लेकर के स्कूल आ धमकी। स्कूल में पति को महिला शिक्षिका के साथ इश्क लड़ते रंगे हाथ पकड़ने पर जम करके दोनों की पिटाई कर दी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं पर स्कूल में मारपीट और बवाल की सूचना पुलिस को भी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। वहीं पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी शिक्षक और फिर शिक्षिका का ट्रांसफर अन्य स्कूलों में किसी स्कूल में किया जाए। इनके गलत हरकत से उनके बच्चों के भविष्य खराब असर पड़ेगा। दोस्तों, पप्पू यादव को धमकी मिली है, जान से मार देने की धमकी है अभी मिली है। इस धमकी के बाद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। मैं मेडिकल माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूं। मुझे सुरक्षा मिले या नहीं मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये राज्य सरकार का काम है। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी को हटाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें काम करने को लेकर के फ्रीडम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार के शासन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST पर दिए गए फैसले पर कहा है कि पहले ही OBC को बर्बाद किया जा चुका है। इस पर सदन में तत्काल केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। राहुल गांधी के ED की छापेमारी पर बयान पर पप्पू यादव ने कहा है कि उनको डर नहीं लगता है। यह शहीदों का परिवार है, वे लोग मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन जिस तरह से देश में एजेंसी काम कर रही है, निश्चित तौर पर इसको लेकर के सवाल उठता है। वहीं पर पप्पू यादव ने एजुकेशन माफियाओं को लेकर के कहा कि सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए और एजुकेशन माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह कहना है पप्पू यादव का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।